Hello, let's start with subject mechanics of solid. This is about me. मेरा नाम विजय कुमार है. स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट से. तो मैकेनिक्स दो तरीका का होता है. एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग जो 11-12 में मैकेनिक्स पढ़े थे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जिसमें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स जब लगता है उसके बाद बॉडी का मूवमेंट होता है फोर्स के वजह से, उसमें वेलोसिटी आता है, वो सब हम लोग पढ़े थे 11th और 12th में. तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था मेरा. फोर्स को एनालाइज करते हैं, इसको हम लोग रिजिड बॉडी के लिए पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी के लिए. और एक है होता है मेरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बॉडी के अंदर फोर्स लगता है तो फोर्स के वजह से उसका अंदर में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. उस मैकेनिक्स को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं. ठीक है, तो समझ गए हम लोग क्या होता है. इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. इधर हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ने से पहले हम लोग मटेरियल का बहुत सारा प्रॉपर्टी को जान लेते हैं. तो मटेरियल का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसमें से है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस और फटीग. तो इलास्टिसिटी क्या होता है? तो ये सारा प्रॉपर्टी हम आपको स्टील का एग्जांपल लेके बताते हैं. जैसे मान लीजिए स्टील का रॉड है, तो उसमें हम लोग फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने की वजह से ये स्ट्रेच होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा. मान लीजिए पहले एल लेंथ था, तो अभी एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा लेंथ इंक्रीज होगा. ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसकी वजह से कि हम लोग इसमें इलोंगेशन होगा, कि जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर से इसका लेंथ एल हो जाएगा. उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं. ये हम अगर बोल देते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का कि लोड के रिमूवल के बाद ये अपना ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाए, उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं. ठीक है, अगला है मेरा प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी है मेरा एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का. इसी रॉड में हम लोग इसमें स्ट्रेंथ, जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा. तो इस लंबे होने का प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी. मतलब कि जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर देंगे तो भी इसमें कुछ एक लेंथ मतलब बढ़ जाएगा, जैसे एल प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल, मतलब कुछ एक लेंथ इसका रह गया फोर्स के रिमूव करने के बाद भी. उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी. तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it undergoes inelastic strain those at elastic limit. तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं. मतलब हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लेके जाएंगे मटेरियल को, उसमें जो फोर्स रहेगा मेरा इलास्टिक लिमिट के बाद, उसके बाद अगर उसको खींचेंगे तो उसमें जो लेंथ बढ़ जाएगा उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी. डक्टिलिटी क्या होता है मेरा? डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसकी वजह से हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए मटेरियल है और उसको हम लोग, जैसे सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है मेरा गोल्ड, उसको जब हम लोग खींचते हैं, ऐसे फोर्स लगा के खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बहुत लंबा हो जाता है खींचने से. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच
अंडरगोज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, बिना टूटे हुए बहुत लंबा खींचा जाता है, उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए डक्टाइल नहीं है मटेरियल, मतलब वो खींचने से टूट जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटलनेस, मतलब डक्टिलिटी का ना होना है ब्रिटलनेस। स्ट्रेंथ तो नाम से ही क्लियर है कि कितना स्ट्रेस वो झेल सकता है। ऐसा मान लीजिए मटेरियल है, इसमें P लगाएं, फोर्स लगाएं और इसका एरिया A है, तो स्ट्रेस हो गया कितना मेरा, फोर्स बाय एरिया। तो कितना मैक्सिमम जो स्ट्रेस झेल सकता है, मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, डिवाइड बाय एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगा। ये तो इटसेल्फ नाम से ही क्लियर है। ठीक है, उसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस है मटेरियल का प्रॉपर्टी। जैसे कोई मटेरियल है, ये हम बना रहे हैं, उसमें हम लोग मारेंगे या नाखून से खरोचेंगे तो उसमें दाग पड़ेगा कि नहीं, मतलब उसमें दाग का धब्बा पड़ेगा कि नहीं, खरोचेंगे तो उससे हम लोग पता चलता है हार्डनेस का, कि मतलब इंडेंटेशन हो रहा है कि नहीं इसमें। जैसे कि जो मेरा ग्लास होता है, ग्लास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ग्लास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें मारने से, हथौड़े से मारेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसमें स्क्रैच बहुत मुश्किल से, मतलब उंगली से रख लेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। तो मेरा हो गया हार्ड हो गया। ठीक है, टफनेस क्या हो गया, टफनेस हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे टफनेस। ठीक है, टफनेस को हम लोग अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से समझेंगे ज़्यादा अच्छा से। फैटिग क्या हो गया, तो अगर हम लोग जैसे बार बार इस रॉड जो है उसको बार बार खींचेंगे और फिर से लोड को रिमूव कर देंगे, फिर से इसको ओरिजिनल पोजीशन में आने देंगे, और इस तरह बार बार रिपीटेडली बार बार ऐसा करेंगे, तो उसके वजह से मेरा जो रॉड है उसमें उसका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा टाइम के साथ, बार बार अगर ऐसा रिपीटेड एक्शन करेंगे तो उसी प्रोसेस को फैटिग बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मतलब उसमें डैमेज ना हो, उसका रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी को हम लोग फैटिग बोलेंगे। तो फैटिग इज अ प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज स्ट्रक्चरल डैमेज दैट अकर इन अ मटेरियल अंडर साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग करने से जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग फैटिग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एनी मटेरियल। नहीं, हम लोग माइल्ड स्टील का देखेंगे, एनी मटेरियल नहीं है, ये माइल्ड स्टील है। तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन डील कर दे रहे हैं, बता देते हैं स्ट्रेस क्या होगा और स्ट्रेन क्या होगा। ये माइल्ड स्टील का बार है, ठीक है, उसका एरिया ए है। ये हम लोग जो बनाए हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं एक स्टील के रॉड को, स्टील का रॉड है, मान लीजिए सर्कुलर रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन बनाए तो ऐसा होगा, या फिर कोई और शेप भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए रॉड है फिलहाल अभी, उसका एरिया ए है, उसमें फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, फोर्स, और ये माइल्ड स्टील का रॉड है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा अभी हम पहले ही बताए थे, इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, ये P फोर्स डिवाइड बाई उसका इंटरनल एरिया। अभी हम आगे स्ट्रेस को बहुत अच्छा से डील करेंगे, क्या होता है स्ट्रेस समझेंगे हम लोग। अभी हम फॉर टाइम बिंग स्ट्रेस बता दिए आप लोगों को, क्या होगा, फोर्स बाय एरिया हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। ऐसा मान लीजिए इसका लेंथ अभी L है, लेकिन हम लोग जब फोर्स लगाएंगे उससे उसका लेंथ इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, और ऐसे ही बोलता है बहुत लोग उसको डिफॉर्मेशन डिवाइड बाई ट्रू लेंथ। कितना डिफॉर्मेशन हुआ, डिवाइड बाई ट्रू लेंथ। ठीक है, अभी अब ये जो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बताने के लिए आप लोग को बता दिए हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा माइल्ड स्टील का। तो ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जैसे हम लोग इसमें फोर्स धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, पी जो फोर्स लग रहा है, पी लोड लग रहा है, उसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ। बढ़ाने से, मेरा लोड बढ़ने से, इंक्रीज करने से क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, क्योंकि पी इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस और एरिया मेरा वही है,
तो धीरे धीरे स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तो ये जो ग्राफ के पॉइंट के द्वारा दिखा गया है, धीरे धीरे मेरा स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। पहले मान लिया 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, ये स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है मेरा। फिर कोई पॉइंट ए तक पहुंचा। ये पॉइंट ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन का। स्ट्रेस था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का। उसके बाद कोई पॉइंट आया, मान लीजिए A1 ले लेते हैं इसको, A1। A1 पॉइंट हो गया मेरा, पॉइंट A1 मेरा हो गया, A1 पॉइंट हो गया मेरा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ए पॉइंट हो गया मेरा, ए पॉइंट हो गया जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो, मतलब लीनियर हो ग्राफ, लीनियर, यहां तक लीनियर है, इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। A1 पॉइंट हो गया मेरा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या हो गया, हम बताए थे अभी इलास्टिसिटी, कि यहां तक अगर लोड को रिमूव कर देंगे, पी लोड को, तो दोबारा वो ओरिजिनल लेंथ एल लेंथ में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो A1 को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट क्या हो गया मेरा? अपर यील्ड पॉइंट हो गया। बी मेरा हो गया अपर यील्ड पॉइंट, सी हो गया मेरा लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद ऐसे हम लोग जैसे जैसे स्ट्रेस को, सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ते चला जाएगा, इसी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे हम लोग छोड़ देंगे तो भी स्ट्रेन बढ़ते बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, फिर पॉइंट डी पे पहुंचेगा, पॉइंट डी तक पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग और अगर स्ट्रेस बढ़ाए तो मेरा जो स्ट्रेन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो मेरा पॉइंट ई का भी नाम है, पॉइंट ई को हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट। पॉइंट ई है मेरा अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट। पॉइंट एफ है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील देखें, उसमें जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं वहां पे यहाँ पे एक सी जैसा शेप मिलता है, फिर अचानक से स्ट्रेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, अचानक से हम लोग का स्ट्रेस कम हो जाता है, कम होके फिर सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते चला जाता है। ये हम लोग को पॉइंट से दिख रहा है, सेम स्ट्रेस सेम स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ता हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, वहां पे स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेन का इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद फिर से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है, स्ट्रेन भी, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ और स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर स्ट्रेस कम होने लगता है और एक पॉइंट पे आके मटेरियल ब्रेक हो जाता है। एफ पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ई पॉइंट है जहां पे हाईएस्ट स्ट्रेंथ शो करता है मटेरियल। ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं वो माइल्ड स्टील का ग्राफ है, माइल्ड स्टील का। जब हम लोग उसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका स्ट्रेन में किस तरह इंक्रीज करता है, ये हम लोग देखें अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, हाँ हम लोग स्ट्रेस देखेंगे। स्ट्रेस, व्हाट स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस जैसे हम लोग कोई भी मटेरियल है, ये हम लोग फिर से एक स्टील का रॉड लिए एग्जांपल के लिए, उसमें पी फोर्स लगाए, पी फोर्स लगाए, उसका मान लीजिए एरिया ए, अंदर ए है, तो इसके अंदर इस मटेरियल रेस्ट पे है टोटल, तो स्ट्रेस हो गया मेरा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इसके अंदर यहाँ पे
रजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना है रजिस्टिंग फोर्स, P है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा A है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया मेरा P/A। तो मटेरियल ये पूरा बॉडी जो है ये ऑल ओवर अगर देखेंगे इसको तो ये किस में है, रेस्ट में है पूरा, ये पूरा रेस्ट में है। ये रॉड जो है, रॉड को ही बॉडी बोल रहे हैं तो रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो इसके अंदर हम लोग कहीं भी अगर एक सेक्शन कट करेंगे, मान लो इसको दो भाग में अगर बांटते हैं हम लोग इस तरह, यहाँ पे कट कर देते हैं, कट किए यहाँ पे, मान लिया कोई सेक्शन XY है, XY इसको यहाँ से कट किए, कट कर दिए, फोर्स P है, फोर्स P है, ये मान लीजिए XY है और ये XY है, ये Y है ये X है, तो यहाँ कितना फोर्स होगा, यहाँ पे भी P फोर्स होगा, ये सारा यहाँ पे भी P फोर्स होगा, तो उसी को इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बोल रहे हैं। मतलब यहाँ जो फोर्स क्रिएट हुआ मटेरियल के अंदर वो हुआ, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया मेरा स्ट्रेस। अब इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है, फोर्स का न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, स्ट्रेस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग जो स्ट्रेस देख रहे हैं, अभी हम लोग जो स्ट्रेस देख रहे हैं उसमें जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है फेस का। ठीक है, दिख रहे हैं 90 डिग्री है, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, फेस से परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस भी मतलब दो टाइप का हो गया, स्ट्रेस दो टाइप का हो गया, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक, अगर मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, वो पैरेलल लग रहा है प्लेन के, ये प्लेन है उसके पैरेलल में लग रहा है, P है मान लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस समझ गए हम लोग, क्या हो गया मेरे दो टाइप का स्ट्रेस, एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और एक हो गया शियर स्ट्रेस। ठीक है, एक बना के डायग्राम, 3D डायग्राम बना के दिखाते हैं क्या है शियर स्ट्रेस। जैसे ये मान लीजिए मेरा क्यूब है, क्यूब है, इसमें मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस सेक्शन के पैरेलल, पैरेलल, और इधर लग रहा है P है, इधर भी P है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू द सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल है ये P, और इस मान लीजिए सरफेस एरिया इसका है A, ये सरफेस एरिया है, तो शियर स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, शियर स्ट्रेस P/A हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा स्ट्रेस पैरेलल टू सरफेस होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग शियर स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड में ऐसे P फोर्स लग रहा है इधर और P फोर्स लग रहा है इधर, और इसका हम लोग परपेंडिकुलर, हमेशा जो सेक्शन कट कर रहे थे परपेंडिकुलर था, इसका एरिया ये था, लेकिन अगर हम लोग इंक्लाइंड सेक्शन कट करें ऐसे ऐसे, हम लोग इसको देखें इस तरह कट करें, यहाँ से कट किए, मान लीजिए ये मान लीजिए ZW है, तो हम लोग ZW को अगर एनालाइज करें, ZW को एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों होगा, यहाँ पे कोई फोर्स P1 होगा और कोई एक पैरेलल भी लग रहा होगा, पैरेलल टू द सरफेस, मान लीजिए P2 होगा। तो इस प्लेन में मेरा दोनों चीज है, नॉर्मल स्ट्रेस भी है और शियर स्ट्रेस भी है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होता है। अब इस तरह अब स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया मेरा, हम अब स्ट्रेन बताए थे आपको, स्ट्रेन हो गया डेल्टा L/L। मान लीजिए रॉड है, इसका लेंथ L है, L लेंथ है, P फोर्स लग रहा है, इधर से भी P फोर्स लग रहा है, तो उसमें लेंथ इंक्रीज जो हुआ फोर्स की वजह से डेल्टा L, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है,
अब अगर हम लोग इसका यूनिट देखें तो ये चेंज इन लेंथ का यूनिट भी कुछ मान लीजिए मीटर में होगा, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में होगा, तो दोनों कट गए तो ये यूनिट लेस हो गया। ठीक है, यूनिट लेस, यूनिट लेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का टाइप देखते हैं, स्ट्रेन का टाइप। तो स्ट्रेन भी दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन, और एक होता है मेरा शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अभी हम जो एग्जांपल बताए थे ये बार वाला, वो नॉर्मल स्ट्रेन था, उसमें हम लोग जो फोर्स लग रहा था वो नॉर्मल था। ठीक है, और शियर स्ट्रेन का एग्जांपल अभी हमको बताएंगे। ठीक है, फोर्स नॉर्मल लग रहा था और फोर्स का डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन बोले। ठीक है, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी स्क्वायर है, उसमें हम लोग फोर्स लगाए, एक एफ फोर्स लगाए, उसके चलते ये चेंज हो गया इसका, यह 90 डिग्री था पहले, अब ये फाई एंगल से रोटेट कर गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा शियर स्ट्रेन हो गया फाई। तो नॉर्मल स्ट्रेन का हम लोग डिफिनेशन क्या बोलते हैं, एक डिफिनेशन नॉर्मल स्ट्रेन का बोलते हैं कि चेंज इन राइट एंगल। तो कितना राइट एंगल में चेंज आया उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, सॉरी शियर स्ट्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। फाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर ए बी सी डी स्क्वायर है और ये बी पॉइंट है ना, बी डेस पे आगे बढ़ गया, तो फाई को क्या लिखेंगे, टेन फाई बराबर जैसे लिखते हैं हम लोग बी डेस बाई ए बी। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और फिर से फिगर बना दे रहे हैं, थोड़ा क्लियर फिगर नहीं है। तो शियर लोड लगाने की वजह से कैसे डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फोर्स है वो शियर फोर्स है, क्योंकि ये इस प्लेन के पैरेलल है। ये प्लेन हम लोग अगर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखें तो इस प्लेन के पैरेलल है, और ये राइट एंगल कितना चेंज हो गया, या फिर ऐसे वो डिफाइन कर सकते हैं कि कितना कोई भी जो वो सरफेस था वो कितना आगे बढ़ गया, मतलब बी बी डैश आगे बढ़ गया, और विथ रिस्पेक्ट टू कितना लेंथ है उसका। ठीक है, ये हो गया मेरा शियर फोर्स। आगे देखते हैं हम लोग देख लिए दो तरह के स्ट्रेन देखें, एक देखे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन और एक देखे शियर स्ट्रेन। एक और स्ट्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है या कोई रॉड ही लेते, या कोई क्यूबॉइड है, मतलब कोई रॉड का स्ट्रक्चर है, रॉड रॉड को हम 3D में बना रहे हैं, हमेशा 2D में बना देते बार बार, और रेक्टेंगुलर मतलब रॉड है, उसका सेक्शन रेक्टेंगुलर है, उसमें मान लीजिए फोर्स लगाए, फोर्स लगाने की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेंथ ऐसे बढ़ गया है, लेंथ बढ़ के मान लो लेंथ डेल्टा एल से बढ़ गया है,
तो इस तरह इसका ये इधर से इसका चेंज होगा डायमेंशन। ऐसे अगर ब्रेथ बी था तो ब्रेथ थोड़ा कम हो जाएगा कि लेंथ बढ़ने की वजह से इस और हाइट भी कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका अगर वॉल्यूम एल बी एच था तो अभी इसका वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा कुछ v प्लस डेल्टा v, जो कि हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। लेंथ में कुछ चेंज, ब्रेथ में कुछ चेंज, b प्लस डेल्टा b और h प्लस डेल्टा h कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, हम लोग देख लिए क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक स्ट्रेन। अभी जो एक दो टर्म हम लोग देखेंगे, तीन चार टर्म, जैसे लॉगरिथमिक स्ट्रेन देखेंगे, एक ट्रू स्ट्रेन देखेंगे और एक स्ट्रेच रेशियो देखेंगे। ये तीनों टर्म है, न्यूमेरिकल बनाने में ज़्यादा कुछ यूज नहीं आएगा इसका। इसको बस हम लोग को समझ लेना है कि मतलब एक टर्म है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है। ऐसे मान लीजिए कोई भी बार का लेंथ एल था, तो इसका जो लेंथ एल था और हम लोग फोर्स लगाए इसमें, तो जो फोर्स लगाए हम लोग पी वो हम लोग जो लगाए हैं इसमें फोर्स, वो हम लोग धीरे धीरे करके लगाए होंगे, ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज करते रहे होंगे। जीरो से इसको 0 से 1 2 3 4 करके पी किए होंगे, तो इसका लेंथ भी धीरे धीरे इंक्रीज किया होगा। पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर फाइनली जो इंक्रीज होना होगा वो डेल्टा एल इंक्रीज हो गया होगा, डेल्टा एल। ठीक है, तो मान लीजिए शुरू में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। शुरू में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? जब 1 होगा लोड, तो मान लेते हैं कि हम लोग का कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट था वो डेल ऑफ डेल्टा एल था। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे डेल ऑफ डेल्टा एल है, सिर्फ डेल ऑफ एल था, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पे इतना इंक्रीज हुआ था लेंथ का, मतलब कुछ वैल्यू इंक्रीज हुआ था। अच्छा, थोड़ा बना देते हैं। मान लीजिए फाइनल इंक्रीज हो कितना हो गया है? फाइनल इंक्रीज हो गया इतना हो गया। तो कुछ पर्टिकुलर जब लोड बढ़ा रहे थे तब यहाँ तक था, सिर्फ यहाँ तक, दूसरा कलर से दिखाएंगे, यहाँ तक था, यहाँ तक था सिर्फ। उसको हम लोग डेल ऑफ एल बोल रहे हैं, और बाद में वो डेल्टा एल हो गया। ठीक है, और टोटल लेंथ हो गया कितना? टोटल लेंथ मेरा हो गया, पहले स्मॉल एल था और बाद में कैपिटल एल हो गया। ठीक है, और उसमें कैपिटल एल जो है वो एल प्लस ये डेल एल है। ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम स्ट्रेन कितना था? उस टाइम स्ट्रेन को बोलेंगे छोटा स्ट्रेन, जो डेल ऑफ ई है। तो मेरा डेल ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल ऑफ एल डिवाइड बाई लेंथ कितना था? एल। अगर हम लोग को टोटल स्ट्रेन चाहिए, क्योंकि हम लोग लोड बढ़ाते चल गए धीरे 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 टोटल, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कितना से? शुरू में स्ट्रेन था 0, उसके बाद स्ट्रेन हो गया ई, शुरू में लेंथ था कितना? एल, बाद में हो गया एल। तो मेरा कितना आ गया? स्ट्रेन बराबर एल एन ऑफ एल आ जाएगा, उसको 0 सॉरी स्मॉल एल से कैपिटल एल करेंगे तो एल एन ऑफ एल बाई एल आ जाएगा, एल बाई एल आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एल डिवाइड बाई स्मॉल एल, और कैपिटल एल को क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल एल को हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई स्मॉल एल। तो एल एन ऑफ एल क्या हो जाएगा मेरा? एल प्लस यहाँ पे डिवाइड इसे एल करेंगे और डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, तो क्या हो जाएगा?
ये मेरा हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ये डेल्टा एल बाई एल को स्ट्रेन लिखेंगे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मेरा एक स्ट्रेन है। ये कौन सा स्ट्रेन है? एक हम लोग शुरू में स्ट्रेन पढ़े थे, नॉर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ये मेरा ट्रू स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेन, इसको ट्रू स्ट्रेन बोलते हैं। शुरू में पढ़े थे हम लोग ट्रू स्ट्रेन, और ये है लोगरिथमिक स्ट्रेन। तो खाली बस एक लोगरिथमिक स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में रिलेशन याद कर लीजिए। लोगरिथमिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बराबर होता है ln ऑफ 1 प्लस ई, ट्रू स्ट्रेन का लोगरिथमिक, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन पता चल गया, ट्रू स्ट्रेन। अब एक होता है स्ट्रेच रेशियो। स्ट्रेच रेशियो, स्ट्रेच रेशियो क्या होता है? स्ट्रेच रेशियो और एक्सटेंशन रेशियो इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंशन और नॉर्मल ऑफ डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट, जो कि अनडिफॉर्म्ड कन्फिग्रेशन होता है टू दैट ऑफ फाइनल कन्फिग्रेशन, ठीक है। मतलब फाइनल कन्फिग्रेशन स्ट्रेच रेशियो को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाइनल कन्फिग्रेशन जो एल हो गया डिवाइड बाय एल, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रेच रेशियो। तो इसको क्या लिखेंगे? एल को क्या लिखेंगे? एल प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, तो 1 प्लस ई हो जाएगा ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1। तो स्ट्रेच रेशियो से एक 1 अगर माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ई, ठीक है। स्ट्रेच रेशियो समझ गए। ये क्या है? हम लिखवा नहीं रहे, डिफिनेशन लिखवा सकते हैं, लेकिन डेल एल कैपिटल एल क्या है मेरा? क्या है मेरा कैपिटल एल? स्मॉल एल। ये फाइनल लेंथ है और ये स्टार्टिंग में कितना लेंथ है। मतलब कोई भी अगर बार के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, बार, तो उसका शुरू में अगर लेंथ एल था तो फाइनल लेंथ क्या है? फाइनल लेंथ एल है, कैपिटल एल, ठीक है। तो उसको स्ट्रेच रेशियो बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का, यही है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये है मेरा हुक्स लॉ, ठीक है। तो स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेन को इप्सिलॉन से। इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इस टर्म को देख लीजिए अच्छा से, और इस टर्म को हम लोग इप्सिलॉन बोलते हैं, इसको भी अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को हम लोग ई बोलते हैं, इप्सिलॉन। ई क्या है? इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट आया उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये जो सिग्मा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब बोलेंगे? जब सिग्मा रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेन रहेगा, तब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। ये नॉर्मल अगर रहेगा, नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब ऐसा भी होता है, ये भी होता है, जैसे स्ट्रेस तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से करते हैं और ये नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से करते हैं। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अगर इसको में से अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको जी बोलते हैं। वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो अब कितना तरह का इलास्टिक कांस्टेंट होता है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में आगे। और एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है
इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो दो तो हम लोग देख लिए। एक पहला क्या देखे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा देखे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हो गया। ये कितना होता है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन, और ये हो गया जी। ये क्या हो गया, ये टाउ बाई, और एक होता है मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से। ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, यूनिट इस सब का, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है 1। इसका भी ऐसे तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे शियर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, और इसका भी इसी तरह। तो सबका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ई म्यू जी सब में ये सब इसके बीच में रिलेशन है, उसका डेरिवेशन होता है, तो हम लोग को डेरिवेशन लेके नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या होता है, जी बराबर ई डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू, 2 इंटू 1 प्लस म्यू। और क्या रिलेशन होता है, के बराबर ई डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये दो रिलेशन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दो चीज, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, हम लोग कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, ये एक मटेरियल है, मतलब एक क्यूब है। ठीक है, हम लोग रॉड मतलब एक तरह से लिए हैं, क्यूबॉइड है। तो इसका कोई भी पॉइंट पे हम लोग जाके देखें, कोई भी पॉइंट पे जाके देखें, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का देखें, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स है, मान लीजिए वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी देखें इसका, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देखें, कोई ग्लास है, कोई ग्लास का मटेरियल है, या फिर उसका एक्स डायरेक्शन में कुछ इलास्टिक कांस्टेंट ही देखें, ई एक्स देखें, ई एक्स देखें, या म्यू एक्स देखें। म्यू होता है, यहाँ तो म्यू मेरा वो है पॉइजन रेशियो है, लेकिन म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, वो देखिए। यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट ही देखते हैं। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का अगर हर डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड, जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में सारा प्रॉपर्टी अगर सेम है, सारा प्रॉपर्टी सेम है, तो कैसा मटेरियल है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का हर डायरेक्शन में, तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल। और अगर एक्स डायरेक्शन में कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, ए पे, एक्स डायरेक्शन में बी पे, और एक्स डायरेक्शन में सी पे, तीनों में सेम है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, तो वो होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है,
समझ गए हम लोग होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। अब हम लोग एक किसी भी पॉइंट ए पे, ठीक है, होमोजेनियस को याद करने का एक तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मतलब लड़का है, वो होमोजेनियस है। होमोजेनियस मतलब कि उसका बिहेवियर जो होता है, अगर उससे मान लीजिए अच्छा से बात करेंगे तो भी आपसे अच्छा से बात करेगा, मतलब एक डायरेक्शन में बात करेंगे तो भी आपसे आपसे उसी डायरेक्शन में बात करेगा। अगर आप उसको गाली देंगे तो भी आपको गाली देगा, ठीक है। तो वो कहीं पे भी चला जाए और वो ऐसा मतलब होमोजीनियस है, चाहे वो धनबाद में रहे तो भी उसका बिहेवियर वही रहेगा, और चाहे वो दिल्ली में चला जाए तो भी उसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। होमोजीनियस एक जैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उससे अच्छा से बात करेंगे मतलब एक्स डायरेक्शन, गंदा से बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन, वो एक जैसा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। हम लोग आगे देखते हैं। पॉइजन रेशियो एक हम आप लोगों को नहीं बताया है, तो पहले हम लोग लिटरल स्ट्रेन देख लेते हैं पॉइजन रेशियो समझने से पहले। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? ऐसे कोई भी बार है, हम आपको एक दो बार बता भी दिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, नहीं बता के भी बता दिए। उसका जैसे मान लिया आप फोर्स लगाए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो इधर उसका इलोंगेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में उसमें इलोंगेशन आएगा। एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन आने की वजह से वाई डायरेक्शन में उसका जो है वो हाइट जो है उसका कम हो जाएगा। अगर 3D में हम देखें तो उसका हाइट और ब्रेथ दोनों कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लेटरल स्ट्रेन उसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। पहले मान लिया डायमीटर D1 था और अभी हो गया D2। हम लोग जो अपना फोर्स लगाए थे वो एक्स डायरेक्शन में लगाए थे इधर, लेकिन स्ट्रेन किधर हो गया? वाई डायरेक्शन में। तो इसी को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो डायमीटर डिक्रीज हुआ तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा मेरा? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा मेरा चेंज इन डायमीटर D1 माइनस D2 डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर D1, ठीक है। डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिवाइड बाय डी इनिशियल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। क्या होता है? लिटरल स्ट्रेन नेगेटिव ऑफ लिटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लिटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो होता है। तो हम लोग को अगर मान लीजिए लेटरल स्ट्रेन पता करना है तो कितना हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन बराबर म्यू टाइम्स ऑफ नेगेटिव ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता चल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उस मटेरियल का हमको पता है कितना है पॉइजन रेशियो, तो हमको पता चल जाएगा लेटरल स्ट्रेन। मतलब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लें, अगर इस मटेरियल का हम लोग बात करें, इस रॉड का बात करें, तो अगर हम लोग को इधर स्ट्रेन पता चल जाएगा
और ये कौन सा मटेरियल है, क्योंकि पॉइजन रेशियो मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ठीक है, अगर मटेरियल पता चल जाएगा, जैसे स्टील है तो स्टील का कितना पॉइजन रेशियो होता है, वो हम लोग को याद करके रखना है। सीमेंट का तरह तरह का मटेरियल का अलग अलग पॉइजन रेशियो होता है और हम लोग को याद होना चाहिए। स्टील का कितना होता है, स्टील का कितना होता है, तो माइल्ड स्टील का एग्जैक्ट वैल्यू है म्यू ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील 0.286, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह आपको स्टील का कॉर्क का जैसे म्यू 0 होता है, कॉर्क का 0 होता है, ये सब वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ग्लास का कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। कॉर्क का एक टेबल बना लीजिए कि मटेरियल यहाँ पे और उसका म्यू, ठीक है। कॉर्क, ग्लास, और हम लोग को जो यूज में आता है स्टील, स्टील, सीमेंट का भी पूछ सकता है, कंक्रीट का पूछ सकता है, कंक्रीट, ये चारों तो एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों तो याद होना चाहिए। 0 जिसके इसका ग्लास का 0.01 से 0.05, स्टील का 0.286, कंक्रीट का कितना हो गया 0.1 से 0.2, और भी कुछ कुछ वैल्यू है, लेकिन इतना ये इतना मतलब कंपलसरी है, एकदम याद रखना ही है। ठीक है, रबर का हो गया 0.45 से 0.5, ठीक है। और हम लोग बाकी पहला चैप्टर का बाकी सब चीज और बचा हुआ जो कंटेंट है उसको अगला लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।